स्वागत है दोस्तों आपका श्रीराम कोचिंग क्लासेस में। हमारी पहली जो उत्सर्जन तंत्र की क्लास हुई थी, इनमें हमने बहुत कुछ उत्सर्जन तंत्र के बारे में सीख लिया था और अब इन्हीं बातों को आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आखिरी क्लास जो हमारी उत्सर्जन तंत्र की हुई थी उसमें हमने चर्चा की थी कि किडनी के अंदर जो है एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं और ये नेफ्रॉन की संरचना कैसे होती है, इन संरचनाओं का हमने 3D में अध्ययन किया था। 3D में आपको दिखाया था किस तरह से नेफ्रॉन के अंदर PCT होती है, DCT होता है, हैंडल लूप होता है, कैसे अभिवाही धमनिका अपवाही धमनिका होती है, ग्लोमेरुलर केशिका गुच्छ वगैरह सारी चीज़ें क्या होती है, इसको आपको डायग्रामेटिक तरीके से समझाया था। इतना समझने के बाद जो आखिरी क्लास में हमारी बात रुकी थी वो इस जगह पे आके रुकी थी कि जो किडनी के कार्यों का नियमन है वो किस तरह से किया जाता है। तो आज अपन देखेंगे कि किडनी के कार्यों का नियमन किस तरह से किया जाता है, वृक्क के कार्यों का नियमन, ये आज की हमारी हेडिंग रहेगी। इसी मुद्दे पर अपन आज चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपन अपना जो टॉपिक है वृक्क के कार्यों का नियमन। आखिरी क्लास जब मेरी हुई थी तो उसमें भी मैंने बताया था कि वृक्क के कार्यों का नियमन जो होता है ना वो 3 चीज़ों द्वारा किया जाता है। हमारे शरीर में 3 तरीकों द्वारा वृक्क के कार्यों का नियमन किया जाता है। पहली चीज़ जो होती है वो होती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस डायरेक्ट अपने कंट्रोल में रखता है किडनी का कामों को। दूसरा होता है जेजीए एपरेटस जो होता है ये वृक्क के कार्यों का नियमन करता है। और तीसरा एएनएफ के द्वारा किया जाता है। तो किडनी के कार्यों के नियमन में हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती है। एक होता है हाइपोथैलेमस द्वारा नियमन। अच्छा, हाइपोथैलेमस क्या है? ये हमारे दिमाग का एक हिस्सा है। ओके। दूसरा है जेजीए द्वारा नियमन। जेजीए क्या है? ये हमारे किडनी में एक एपरेटस, एक उपकरण होता है जिसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। और तीसरा होता है एएनएफ, एट्रियो नाइट्रोरेटिक फैक्टर होता है। ये क्या होता है इसकी भी अपन चर्चा आज करने वाले हैं। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाइपोथैलेमस द्वारा नियमन। हाइपोथैलेमस द्वारा नियमन कैसा होता है? देखो मैं बता दूं हाइपोथैलेमस क्या होता है। हमारे शरीर में कोई भी जो ग्रंथि काम कर रही है उन सब ग्रंथियों के ऊपर उनको ऑर्डर देने वाली जो मेन ग्रंथि है उसको अपन कहते हैं पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कोई काम करने के लिए किसी के ऑर्डर की जरूरत होती है। तो बाकी की शरीर की सारी ग्रंथियों को ऑर्डर देने वाली ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। लेकिन पीयूष ग्रंथि खुद जो होती है ना वो एक किसी और के अंडर में काम करती है और जिसके अंडर में पीयूष ग्रंथि काम करती है वो होता है दोस्तों हाइपोथैलेमस। तो पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के अंडर में काम करती है। क्योंकि पीयूष ग्रंथि को अपन मास्टर ग्लैंड बोल रहे थे और ये हाइपोथैलेमस के अंडर में काम कर रही है, इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो देखना सारी ग्रंथियां, इनके जो ऊपर है इनके ऊपर कौन है? पीयूष ग्रंथि। तो इन सब ग्रंथियों के ऊपर पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड बोला। पीयूष ग्रंथि के ऊपर कौन है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को हमने मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला। ओके। तो हाइपोथैलेमस द्वारा किडनी कार्यों का नियमन कैसे होता है इनको अपन आज मोटे तौर पर समझने वाले हैं। तो देखना दोस्तों, हाइपोथैलेमस द्वारा नियमन के लिए अपन 2 कंडीशन लेकर चलेंगे। पहली कंडीशन फर्स्ट में अपन लेते हैं कि मान लिया कि शरीर में जल की कमी, शरीर में जल की कमी, ऐसी कभी कभी कंडीशन आ जाता है कि हमारे शरीर में जल की कमी हो जाए। या शरीर में जल की कमी कैसे हो सकती है? हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है बाहर के वातावरण में गर्मी ज़्यादा है, या हम कोई परिश्रम वाला काम कर रहे हैं, या पसीना ज़्यादा आया जिसके जरिए जो है शरीर से जल की हानि हो गई, या इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं शरीर से जल की हानि है ना। किसी भी तरीके से शरीर से जल की हानि हो गई तो ओवरऑल शरीर में क्या हो गई? जल की कमी। अगर शरीर में जल की कमी हो जाती है तो दोस्तों हमारे शरीर में परासरण ग्राही पाए जाते हैं। वो परासरण ग्राही इस बात का ध्यान रखते हैं कि शरीर में जल की मात्रा कम तो नहीं हुई है। अगर शरीर में जल की मात्रा कम हुई है तो उस समय वो परासरण ग्राही सक्रिय हो जाते हैं। तो शरीर में जल की कमी होने पर शरीर के परासरण ग्राही सक्रिय हो जाते हैं और ये परासरण ग्राही सक्रिय होकर के एक्टिवेट होकर के मैसेज देते हैं हाइपोथैलेमस को। तो परासरण ग्राही सक्रिय हुए और उन्होंने मैसेज किसको दिया? हाइपोथैलेमस को मैसेज दिया। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है जिसके पास मैसेज गया है। हाइपोथैलेमस के पास मैसेज गया, भैया जी शरीर में जल की कमी हो गई है, कुछ करो। तो हाइपोथैलेमस को जैसे ही पता चला शरीर में जल की कमी है, हाइपोथैलेमस फौरन ऑर्डर देता है पीयूष ग्रंथि को। हाइपोथैलेमस ऑर्डर देता है पीयूष ग्रंथि। अच्छा, पीयूष ग्रंथि जो होती है ना, पीयूष ग्रंथि दोस्तों, इस पीयूष ग्रंथि की अगर आप संरचना पढ़ोगे तो इसमें 2 पालियां होती है। एक होती है अग्रपाली और एक होती है पश्चपाली। इसकी संरचना में मोटे मोटे तौर पर बताऊं तो कुछ ऐसी सी होती है। ये पीयूष ग्रंथि है, इसकी 2 पालियां होती है। एक आपको आगे की तरफ नजर आ रही है, इसको अग्रपाली कहा जाता है। अग्रपाली या इसको एंटीरियर लोब कहा
जाता है, या इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो एडिनोहाइपोफाइसिस साइंटिफिकली इसको बोला जाता है। और इसको बोला जाता है पश्चपाली या फिर इसको पोस्टीरियर लोब कहा जाता है, या फिर इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। तो पश्चपाली, पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस, और अग्रपाली को एडिनोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। मैक्सिमम जो हार्मोन जो निकलने होते हैं दूसरी ग्रंथियों को ऑर्डर देने के लिए वो अग्रपाली से निकलते हैं, और पश्चपाली से केवल और केवल 2 हार्मोन ही निकलते हैं। इनमें 2 हार्मोन जो निकलने वाले हैं, पहला होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है वेसोप्रेसिन जिसको एडीएच भी कहा जाता है। ये वेसोप्रेसिन क्या होता है, ये एडीएच क्या होता है, तो इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से 2 हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। अब यहाँ पर भी हार्मोन निकलेगा, तो जैसे ही शरीर में जल की कमी हुई तो पराशरण ग्रही सक्रिय हो गए, और पराशरण ग्रहियों ने किसको ऑर्डर दिया, इन्होंने ऑर्डर दिया हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस के पास जैसे ऑर्डर गया, हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर दिया पीयूष ग्रंथि को। अब एक्चुअल में पीयूष ग्रंथि की 2 पालियां हैं, तो ये किसको ऑर्डर देगा, ये पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली को ऑर्डर देगा, पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली को। अच्छा, इस पश्चपाली को अपन क्या कहते हैं, इसको अपन न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस को ऑर्डर मिल गया हाइपोथैलेमस से। क्या ऑर्डर मिला कि भैया शरीर के अंदर जल की कमी है, कुछ करो। तो उस टाइम पे पीयूष ग्रंथि क्या करती है, पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है एडीएच। एडीएच क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये शरीर में जल तनाव के समय निकलता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, शरीर में जल की कमी हुई, उसी समय पराशरण ग्रही सक्रिय हुए, तो उसी समय हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर दिया, तो उसी समय पीयूष ग्रंथि ने जो एडीएच निकाल रही थी इसका लेवल बढ़ा दिया। तो शरीर में एडीएच या फिर इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर इसी को वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है, तो इस वेसोप्रेसिन की मात्रा क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। तो शरीर में एडीएच की मात्रा बढ़ गई, हमारे शरीर में एडीएच की मात्रा बढ़ गई, कब, जल की कमी के समय। अब एडीएच की मात्रा बढ़ गई, तो ये एडीएच क्या काम करता है, ये एडीएच जो होता है दोस्तों, एडीएच की मात्रा जैसे शरीर में बढ़ी तो एडीएच क्या काम करता है, एडीएच हमारे नेफ्रॉन जो होते हैं उस नेफ्रॉन का एक भाग है डीसीटी और एक भाग है संग्रह नलिका। तो ये डीसीटी और संग्रह नलिका के ऊपर काम करता है, और डीसीटी और संग्रह नलिका को ऑर्डर देता है कि यहाँ से जो कुछ छनित्र जा रहा है उस छनित्र में से आप लोग जल का अवशोषण करो। तो एडीएच की ज़्यादा कंसंट्रेशन होने पर डीसीटी और संग्रह नलिका में से जो कुछ छनित्र जा रहा होता है उसमें से जल का पुनः अवशोषण किया जाता है। तो यहाँ से जल का पुनः अवशोषण होता है, जल का अवशोषण बढ़ जाता है, जल का अवशोषण बढ़ जाता है, अवशोषण बढ़ जाता है। अच्छा, जल का अवशोषण बढ़ने से क्या मतलब है, एक्चुअल में ये जो जल था ये छनित्र में था, यानी कि जो मूत्र बनने वाला था आगे या मूत्र बन चुका था उस मूत्र के अंदर जल था ये, लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ से एडीएच और संग्रह नलिका ने उस मूत्र में से जल को अवशोषित कर लिया। तो मूत्र में से जल निकल गया तो मूत्र गाढ़ा हो जाएगा, यानी जल का अवशोषण होगा तो मूत्र कैसा हो जाएगा, मूत्र सांद्र हो जाएगा, मूत्र सांद्र हो जाएगा। अपन कह सकते हैं सांद्र का मतलब गाढ़ा, है ना। तो जल में, मूत्र में से जल निकल गया तो मूत्र का आयतन बढ़ा के घटा, मूत्र का आयतन घट गया। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि मूत्र का आयतन घट जाएगा, मूत्र का जो आयतन होगा ये घट जाएगा, मूत्र का आयतन घट जाएगा। ओके, तो ये किडनी के कार्यों का नियमन है। तो आपने देखा भी होगा, कभी नोटिस किया होगा कि जो गर्मी के दिन होते हैं, गर्मियों के दिनों में पसीना ज़्यादा होता है, शरीर में जल की कमी होती है, उस समय मूत्र गाढ़ा होता है। मूत्र गाढ़ा क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उस समय एडीएच का सिक्रेशन ज़्यादा हुआ, क्योंकि जल की कमी हो गई शरीर में, और ज़्यादा एडीएच के सिक्रेशन की वजह से क्या हुआ कि सारा का सारा जल अवशोषित कर लिया गया मूत्र में से, तो मूत्र का आयतन कम हो गया या मूत्र गाढ़ा हो गया। ओके, अब अपन पहली कंडीशन समझ चुके हैं कि जब भी शरीर में जल की कमी होगी एडीएच का लेवल बढ़ जाएगा, और एडीएच का लेवल जब बढ़ जाएगा तो शरीर में जो है मूत्र कैसा होगा, मूत्र सांद्र हो जाएगा, मूत्र का आयतन घट जाएगा। दूसरी कंडीशन अपन लेते हैं, दूसरी कंडीशन में क्या समझते हैं अपन कि ये पहली कंडीशन जो ली थी अपन क्या एज्यूम कर रहे थे कि शरीर में जल की अधिकता थी। अच्छा, शरीर में जल की कमी थी। कभी कभी ऐसी कंडीशन भी होती है कि शरीर में हो सकता है जल की अधिकता हो, शरीर में जल की अधिकता। कंडीशन 2 में अपन लेते हैं शरीर में जल की अधिकता, शरीर में जल की अधिकता, है ना। ये कैसे हो सकती है, शरीर में जल की अधिकता ऐसे हो सकता है आपने ज़्यादा पानी पिया हो, या फिर आपने कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन किया हो, जैसे मान लो आपने अल्कोहल का सेवन किया है, अल्कोहल का, या फिर हो सकता है आपने टेनिन का सेवन किया है,
टेनिन का, या फिर हो सकता है कैफीन का सेवन किया है। तो अल्कोहल, टेनिन, कैफीन इनका सेवन किया जाता है, या किसी भी तरीके से शरीर में अगर जल की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब शरीर में जल की मात्रा अच्छी खासी होती है उस समय जो पराशरण ग्राही होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं। तो इस समय जो शरीर के पराशरण ग्राही है ये पराशरण ग्राही निष्क्रिय है। पराशरण ग्राही निष्क्रिय है तो हाइपोथैलेमस को कोई ऑर्डर, कोई संकेत हाइपोथैलेमस को कोई संकेत नहीं देंगे। अगर ये हाइपोथैलेमस को कोई संकेत नहीं देंगे तो हाइपोथैलेमस बेचारा क्यों पीयूष ग्रंथि को आदेश देगा? तो पीयूष ग्रंथि को कोई आदेश नहीं मिलेगा। जब पीयूष ग्रंथि को कोई आदेश नहीं मिलेगा तो पीयूष ग्रंथि उतनी मात्रा में एडीएच का सिक्रेशन नहीं करेगी, यानी शरीर में एडीएच का लेवल घट जाएगा। एडीएच क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो इसका लेवल शरीर के अंदर घट जाएगा। अब एडीएच का क्या काम था कि जो संग्रह नलिका थी इनमें से जल का पुनः अवशोषण कराना, डीसीटी वगैरह में से, लेकिन अब एडीएच कम हो गया तो ये जल का पुनः अवशोषण नहीं कराएगा क्योंकि इसकी मात्रा कम है। तो शरीर में जल का पुनः अवशोषण कम होगा या नहीं होगा? तो जल का अवशोषण जो होगा, पुनः अवशोषण ये या तो नहीं होगा या फिर कम होगा। शरीर में जल का पुनः अवशोषण या तो नहीं होगा या कम होगा। तो सारा का सारा जल जो होगा वो कहाँ चला जाएगा? मूत्र के अंदर। तो मूत्र के अंदर जल मौजूद होगा तो मूत्र का आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। या फिर अपन ये कह सकते हैं मूत्र तनु हो जाएगा। देखो कोई चीज़ गाढ़ी है तो अपन बोलते हैं सांद्र है। इस तरह से किसी चीज़ के अंदर पानी मिला दिया जाए तो हो जाती है तनु। तो मूत्र कैसा हो जाएगा? तनु हो जाएगा, मूत्र तनु हो जाएगा। या फिर अपन ये कह सकते हैं मूत्र का आयतन बढ़ जाएगा, मूत्र का आयतन बढ़ जाएगा। अच्छा, हमने देखा भी होगा कई बार कि सर्दियों का मौसम होता है या फिर ठंडा मौसम होता है। तो ठंडे मौसम में क्या होता है कि जो होता है बार बार मूत्र आता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ठंडा मौसम होता है उस समय पराशरण ग्रही निष्क्रिय होते हैं। अगर पराशरण ग्रही निष्क्रिय है तो एडीएच का लेवल कम है। एडीएच का लेवल कम है तो शरीर में जो मूत्र में से जल का पुनः अवशोषण नहीं हो रहा है। अगर ये नहीं हो रहा है तो मूत्र फिर आयतन मूत्र का क्या होगा? ज़्यादा होगा। इस वजह से बार बार जानना पड़ता है। ओके, ये दोनों ही कंडीशन हमने समझ ली। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है। इस चीज़ को हम समझ चुके हैं। हाइपोथैलेमस के बाद अपन देखते हैं कि जो जेजीए होता है ये जेजीए कैसे कंट्रोल करता है। तो देखो पहले तो मैं इसकी जेजीए की फुल फॉर्म बताता हूँ। ये क्या होता है? जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस। इसको क्या बोला जाता है? जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस। ये जेजीए जो होता है ना एक्चुअल में 3 कोशिकाओं का समूह है। 3 कोशिकाओं के समूह को जेजीए एपरेटस कहा जाता है। अब ये जो 3 कोशिकाओं का समूह है इसमें कौन कौन सी कोशिका होती है? इसमें लेसिस कोशिका होती है, मैकुला डेंसा होती है और इसमें जेजी कोशिका होती है। तो इन 3 कोशिकाओं में होती है, एक होती है लेसिस कोशिका, एक होती है मैकुला डेंसा और एक होती है जेजी सेल या जेजी कोशिका। ओके, इन दोनों से अपने को कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि इस अपन जो नियमन पढ़ रहे हैं इसमें कोई खास रोल नहीं है। अपना लेना देना है जेजी कोशिका से। तो ये जेजी कोशिका वगैरह एपरेटस कहाँ पर होता है समझते हैं। तो जो नेफ्रॉन होता है ना, हमारे नेफ्रॉन, इन नेफ्रॉन की आप देख सकते हो कि ये जो आपको नली दिखाई दे रही है ये एफरेंट आर्ट्रियोल यानी कि अभिवाही धमनी है। अभिवाही धमनी, इस अभिवाही धमनी के अंदर आप देखो, ये आपको अलग कलर से दिखाता हूँ, ब्लू कलर से। ये आपको एक लाइन से दिखाई दे रही है कोशिकाओं की, ये जहाँ पर मेरा मार्कर चल रहा है ये लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, है ना। कोशिकाओं की एक लेयर दिखाई दे रही है। ये जो लेयर है दोस्तों एक्चुअल में क्या है? ये जेजी कोशिकाएं, या इसका पूरा नाम होता है जक्स्ट्राग्लोमेरुलर कोशिका। जो मैंने यहाँ पर लिखी थी ये वाली कोशिकाएं, ये जक्स्ट्राग्लोमेरुलर कोशिकाएं, इन्हीं से अपने को काम है। ओके, इसके अलावा मैंने जो मैकुला डेंसा लिखी है, मैकुला डेंसा और लेसिस सेल भी इसमें होती है, लेकिन उनसे अपने को कोई अभी हाल फिलहाल लेना देना नहीं है। जेजी कोशिका जो होती है ये कहाँ पर होती है? अगर ये कभी सवाल आ जाए तो आपको दिख रहा है कि ये जो अभिवाही धमनिका है इसकी दीवारों पर, इसकी सतह पर ये है। अच्छा, कुछ मात्रा में अपवाही धमनिकाओं पर भी हो सकती है लेयर के रूप में, मेनली अभिवाही पर होती है। दूसरा, ये क्या काम करती है? तो ये 2 हार्मोन निकालती है। ये हार्मोन का सिक्रेशन करती है। कौन कौन से हार्मोन? एक तो ये निकालती है एरिथ्रोपोइटिन। ओके, ये एरिथ्रोपोइटिन क्या होता है? देखो, रक्त निर्माण की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है और रक्त निर्माण करने वाला हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन कहलाता है। तो एरिथ्रोपोइटिन का निर्माण क्या होता है? एरिथ्रोपोइटिन का काम क्या होता है? आरबीसी का निर्माण करना, आरबीसी का निर्माण। तो एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो आरबीसी के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ये आरबीसी के निर्माण की दर को बढ़ाता है। अगर मान लो कोई आदमी पहाड़ों पर जाता है तो ऊंचाई की वजह से जो ऑक्सीजन लेवल इतना नहीं होता है तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो उस टाइम पर हमारा शरीर उस चीज़ के लिए, उस कंडीशन के लिए अडेप्ट हो जाता है, अनुकूलित हो जाता है। इस समय शरीर क्या करता है? शरीर के अंदर एरिथ्रोपोइटिन का स्तर बढ़ जाता है। एरिथ्रोपोइटिन का स्तर बढ़ने पर क्या किया जाता है? फिर आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी और जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं अक्सर कर उनमें समतल पर रहने वाले लोगों की तुलना में ज़्यादा आरबीसी होती है क्योंकि उनके अंदर एरिथ्रोपोइटिन का लेवल ज़्यादा होता है। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि ऐसे केसेस भी होते हैं
कि आरबीसी का निर्माण नहीं हो रहा होता पेशेंट के अंदर, तो उस टाइम पे एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। ओके, एरिथ्रोपोइटिन बेसिकली रक्त निर्माण से, आरबीसी निर्माण से संबंधित है। यहाँ पर इसका उत्सर्जन में इसका कोई रोल नहीं, ध्यान रखना। दूसरा हार्मोन जो मैं बता रहा हूँ, इसको मैं अलग कलर से ले लेता हूँ, रेनिन। दूसरा हार्मोन बता रहा हूँ रेनिन, ये हार्मोन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उत्सर्जन में भूमिका किसकी रहेगी दोस्तों? रेनिन की भूमिका उत्सर्जन में रहेगी। ओके, अब दो शब्द आते हैं, एक होता है रेनिन और एक होता है रेनिन। अगर आप पाचन तंत्र पढ़ते हो तो पाचन तंत्र में एक हार्मोन आता है रेनिन। ओके, जो क्या करता है, दुग्ध शर्करा का पाचन करता है और उसको दुग्ध शर्करा को कैल्शियम पैराकेसिनेट में तोड़ता है, तो वो पाचन के अंदर आने वाला रेनिन है। और जो मैंने यहाँ पर लिखा है एक्चुअल में ये रेनिन है, इसमें एक ही एन है, उसमें दो एन है, ध्यान रखना। तो दोनों रेनिन अलग अलग है, रेनिन रेनिन में कंफ्यूज मत होना। एक रेनिन क्या है? हार्मोन, और दूसरा रेनिन क्या है? एंजाइम, है ना। तो ये रेनिन जो लिखा है ये तो हार्मोन है, और पाचन में जो रेनिन आता है वो एक एंजाइम होता है। तो यहाँ पर अपन समझ गए रेनिन क्या होता है। अब ये रेनिन क्या काम करता है? ये जो रेनिन होता है दोस्तों, ये RAAS को चलाता है। RAAS, ये RAAS क्या होता है समझते हैं। RAAS कैसे कंट्रोल होता है? RAAS का मतलब होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इस RAAS का मतलब होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। समझना कैसे काम होता है, क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी में कभी कभी क्या होता है कि हमारा बीपी घट जाता है। तो शरीर में कभी मान लो बीपी घट गया, बीपी का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर, यानी रक्त का प्रवाह। तो अपन कह सकते हैं शरीर में मान लो रक्त का प्रवाह घट गया, रक्त का प्रवाह घट गया। अच्छा, शरीर में बीपी, जैसे नीचे तीर लगा रहा है उसका मतलब घट गया, शरीर का बीपी घट गया, या बोले रक्त का प्रवाह घट गया। तो जो शरीर में खून बह रहा है नलिकाओं में, वही तो किडनी में जाता है, और उसी की वजह से छनता है खून। अब मान लो आपका बीपी कम हो गया तो किडनी में जाने वाला खून का भी प्रेशर कम हो गया। तो कहने का मतलब आपके जो है ना, छनने की दर कम हो गई, खून के छनने की दर कम हो गई। इसको कहते हैं परानिस्यंदन। परानिस्यंदन कम हो गया, क्या हो गया? परानिस्यंदन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो परानिस्यंदन कम हो गया। या फिर इसी को मैंने लास्ट क्लास में डिफाइन किया था GFR में। तो GFR गिर गई, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिर गई, यानी कि बीपी कम होते ही आपकी किडनी में छनने की दर भी घट जाती है। ओके, तो ध्यान रखना ऐसा हो जाता है जब भी बीपी कम होता है। तो ऐसी कंडीशन जब शरीर में हो जाए, हालांकि सब अलग अलग कंडीशन नहीं है, एक ही कंडीशन है। शरीर का बीपी घट गया, बोले तो रक्त प्रवाह घट गया, यानी कि किडनी के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि परानिस्यंदन घट गया, यानी कि GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घट गई। ऐसा जब भी हमारे शरीर में होता है तो उस टाइम पे हमारा शरीर फौरन इसके लिए एक्टिव हो जाता है, इसके लिए रिस्पॉन्स देना शुरू करता है। और इसके रिस्पॉन्स में शरीर क्या करता है कि हमारे शरीर में जो जेजी कोशिका, अभी आपको बताया ना जेजी एपरेटस बताया, जेजी उपकरण, जेजी है ना, जस्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। तो वो जो जेजी कोशिकाएं होती है वो रेनिन का सेक्रेशन करती है। किसका सेक्रेशन करती है? रेनिन का। अब ये रेनिन क्या काम करेगा? रेनिन का काम समझना, हमारे जो हमारा लीवर होता है यकृत, हमारे यकृत के अंदर क्या होता है? यकृत में एक रासायनिक पदार्थ होता है, या फिर अपन इसको हार्मोन भी कह सकते हैं, जो होता है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजियोटेंसिनोजन कहाँ पर होता है? ये होता है हमारे लीवर में। ओके, लीवर के अंदर एंजियोटेंसिनोजन मौजूद है। ये एंजियोटेंसिनोजन को क्या करता है कि जैसे शरीर में हमारा बीपी कम हुआ, उस टाइम पे हमारी किडनी से क्या निकलेगा? रेनिन। और वो रेनिन खून में बहता बहता लीवर में पहुंच जाएगा, और लीवर के अंदर जहाँ पर एंजियोटेंसिनोजन पड़ा होगा उसके ऊपर जाकर ये रिएक्शन करना शुरू करेगा और उस एंजियोटेंसिनोजन को तोड़ेगा। और एंजियोटेंसिनोजन को तोड़ करके, इसको तोड़ करके क्या बनाएगा? ये बनाएगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट। तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन फर्स्ट बन गया। अब देखना दोस्तों हुआ क्या, एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन ने तोड़कर क्या बनाया? एंजियोटेंसिन फर्स्ट। अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट रक्त में मौजूद होगा और रक्त के साथ प्रवाहित होता रहेगा। अब ये रक्त कहाँ पर चला जाएगा? ये रक्त चला जाएगा, मान लो रक्त चला गया आपके फेफड़ों में, तो फेफड़ों के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, कन्वर्टिंग एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? कन्वर्टिंग एंजाइम। तो वो कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है? वो कन्वर्टिंग एंजाइम एक काम करता है, वो इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को चेंज करके दूसरा पदार्थ बना देता है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिन सेकंड। तो ये बन गया एंजियोटेंसिन सेकंड, एंजियोटेंसिन सेकंड बन गया। अब जो ये एंजियोटेंसिन सेकंड, अच्छा कन्वर्टिंग एंजाइम कहाँ से है ये सवाल हो तो इसका जवाब होना चाहिए कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है ये फेफड़ों में होता है। कहाँ पर होता है ये फेफड़ों में होता है। ओके, कन्वर्टिंग एंजाइम फेफड़ों में होता है। और इससे आपका क्या बन गया? यहाँ पर ये एंजियोटेंसिन सेकंड बन गया। एंजियोटेंसिन सेकंड जो बना है ये प्रभावी वाहिका संकुचक है। ये एक ऐसा पदार्थ है जो वाहिकाओं को संकुचित कर सकता है। तो ये क्या है? ये वाहिका संकुचक है। वाहिका संकुचक, संकुचक का मतलब क्या होता है?
कॉन्ट्रैक्ट करने वाला। तो ये ब्लड वेसल्स को, हमारी खून की नलियों को दबा देगा, पिचका देगा, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, वाहिकाओं को संकुचित करेगा। तो आपको पता है कि अगर कोई नली है, इसको मैं दबा दूं, कॉन्ट्रैक्ट कर दूं, तो इसका आयतन घट जाएगा। तो अगर ये वाहिका संकुचक है एंजियोटेंसिन सेकंड, तो ये वाहिकाओं को दबा देगा। वाहिकाओं को दबा दिया, इसका मतलब वाहिकाओं का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाहिका संकुचक होता है, इस वजह से वाहिकाओं का आयतन क्या कर देता है, कम कर देता है। तो वाहिका का आयतन कम कर देगा, वाहिका का आयतन कम कर देगा ना, आयतन कम कर दिया, नीचे दिल लगा रहा हूं, इसका मतलब वाहिका का आयतन क्या हो गया, कम। अब जब वाहिकाओं का आयतन कम हो गया, तो आपको पता है कि अगर एक पतली नली है, इसके अंदर मैं पानी डालूंगा, और एक मोटी नली है, उसके अंदर पानी डालूंगा, तो पानी का प्रेशर ज़्यादा किसमें होगा, जाहिर सी बात है पतली नली में प्रेशर ज़्यादा होगा, उतना ही पानी मोटी नली में डालेंगे उतना प्रेशर नहीं आएगा। तो पहले वाहिकाएं चौड़ी थी, उसके अंदर खून जा रहा था, और अब वाहिकाओं को पिचका करके सकरा कर दिया, तो उसमें जो खून जाएगा, तो बताओ प्रेशर जनरेट होगा कि नहीं होगा, होगा। ये प्रेशर ही क्या होगा, ब्लड प्रेशर। तो पहले क्या हो रहा था, इस जगह पर आप देखो कि ब्लड प्रेशर घट रहा था, लेकिन एंजियोटेंसिन सेकंड ने क्या किया, हमारा बीपी बढ़ा दिया। क्या कर दिया, बीपी बढ़ा दिया। अच्छा, बीपी बढ़ा दिया, बीपी बढ़ गया, लेकिन आप देखो बीपी का मतलब क्या, रक्त प्रवाह, यानी रक्त का प्रवाह भी बढ़ गया, रक्त का प्रवाह भी बढ़ गया। यहाँ पर देखो जीएफआर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी ओवरऑल क्या हुआ, जैसे ही बीपी कम होता है उसी टाइम पे रेनिन निकलता है, और रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्टिंग एंजाइम जो फेफड़ों में मौजूद होता है वो चेंज कर देता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो वाहिका संकुचक होता है, और वाहिकाओं को संकुचित करता है, जिससे बीपी वापस बढ़ जाता है, या बोल सकते हैं अपन फिल्ट्रेशन की रेट वापस बढ़ जाती है। एक काम तो ये हुआ। दूसरा जो एंजियोटेंसिन होता है ना दोस्तों, ये एक और काम करता है। ये जो होती है ना क्या कहते हैं अपने एड्रिनल कॉर्टेक्स, हमारी किडनी के ऊपर भी एक ग्रंथि होती है एड्रिनल ग्रंथि, उसके दो भाग होते हैं, अंदर वाला भाग जो होता है मेडुला बोलते हैं, और बाहर वाले भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पर काम करता है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स एड्रिनल कॉर्टेक्स पर काम करता है, और वहाँ से एक जो है हार्मोन को रिलीज करवाता है, जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, तो यहाँ से एल्डोस्टेरोन हार्मोन और निकलता है। ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या काम करेगा, ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होगा दोस्तों, ये बीपी बढ़ाने का काम करता है। तो ये क्या कर देगा, बीपी को बढ़ा देगा। तो बीपी घटा तो फौरन क्या निकला, रेनिन, और रेनिन ने सारा तामझाम करके लास्ट में क्या बनवा दिया, उसने बनवा दिया एंजियोटेंसिन सेकंड। एंजियोटेंसिन सेकंड ने दो काम किए। एंजियोटेंसिन सेकंड ने दो काम कौन से किया, पहला काम तो ये कि इसने क्या किया, वाहिकाओं को संकुचित किया, जिससे बीपी बढ़ गया। दूसरा काम इसने किया कि इसने एड्रिनल ग्रंथि से क्या किया, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाया, और एल्डोस्टेरोन की वजह से भी क्या हो गया, बीपी बढ़ गया। तो ओवरऑल बीपी बढ़ा, बीपी बढ़ा। पहले समस्या क्या थी, बीपी कम होना, रेनिन निकला, इसने समस्या को सोल्व करके क्या कर दिया, बीपी को बढ़ा दिया, यानी आपकी बीपी रेगुलेट हो गई। ओके इसी को कहते हैं RAS। आर का मतलब रेनिन, ओके, ए का मतलब एंजियोटेंसिन, जो कि यहाँ पर है ये एंजियोटेंसिन सेकंड की बात हो रही है, और फर्स्ट की भी बात हो रही है, क्योंकि सेकंड कहाँ से आया, फर्स्ट से आया। दूसरा है एल्डोस्टेरोन, तो ये देखो यहाँ पर ये निकलने वाला है एल्डोस्टेरोन, और सिस्टम मतलब इनका पूरा एक तंत्र काम कर रहा है, इसीलिए इसको RAAS कहा जाता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहा जाता है। ओके, अब ये पहला काम हुआ। दूसरा काम और देखते हैं। देखना, अब तक हमने सीखा क्या था, हमने देखा किडनी कार्डियो का नियमन कैसे होता है, तीन तरीके थे। पहला हाइपोथैलेमस के द्वारा नियमन, वो अपन सीख चुके थे। दूसरा था कि जेजीए द्वारा नियमन, जेजी क्या था, जस्टाग्लोमेरुलर अपरेटस, उसके द्वारा नियमन। तो उसके द्वारा नियमन में अपने बात सामने आई कि यहाँ पर एक हार्मोन निकलने वाला है रेनिन, जो इसको नियमित करेगा, इसको रेगुलेट करेगा। वो हार्मोन क्या काम कर रहा था, एक्चुअल में वो हार्मोन एक सिस्टम चला रहा था, जिस सिस्टम का नाम क्या था, RAAS। उस RAS को पूरा समझ लिया अपनों ने। अब तीसरा जो अपने पास बचता है कि ANF के द्वारा किडनी के कार्यों का नियमन कैसे होता है। तो अब तीसरा अपन देखते हैं कि ANF के द्वारा किडनी के कार्यों का नियमन कैसे होता है। तो देखो, ANF का मतलब होता है एट्रियोनेट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियोनेट्रियूरेटिक फैक्टर, है ना। देखना दोस्तों, इससे पहले जब RAS पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे अपने सामने एक समस्या आ रही थी कि कभी कभी शरीर में बीपी कम हो जाए, तो उस टाइम पे क्या होता है। तो बीपी कम हो जाए उस टाइम पे अपन सारा समझ गया, लेकिन कभी ये भी तो हो सकता है कि शरीर का बीपी बढ़ जाए, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर का बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ जाना यानी कि रक्त का प्रवाह बढ़ जाना। बीपी का मतलब क्या, रक्त का प्रवाह, ब्लड प्रेशर, रक्त का प्रवाह बढ़ गया। या फिर अपन कह सकते हैं कि जीएफआर बढ़ गई, जीएफआर बढ़ गई, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की रेट बढ़ गई। या फिर अपन कह सकते हैं परानिस्यंदन बढ़ गया। सारे का सारा एक ही चीज़ बार बार क्या लिखूँ, परानिस्यंदन बढ़ गया। तो जब भी बीपी बढ़ जाता है तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि हमारे बॉडी में ऐसा सिस्टम होता है कि अगर बीपी बढ़ा है तो हमारी बॉडी में जो हार्ट होता है, आलिंद होता है, हार्ट होता है ना दिल, उस दिल के 4 कक्ष होते हैं। ऊपर के 2 कक्षों को आलिंद कहा जाता है और नीचे के 2 कक्षों को निलय कहा जाता है। तो ऊपर के जो 2 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, उन आलिंदों की दीवारों से, उनकी भित्तियों से एक पदार्थ निकलता है, रासायनिक पदार्थ, जिसका नाम होता है ANF। तो जब भी शरीर में बीपी बढ़ता है तो बीपी बढ़ने पर आलिंदों की भित्ति से, आलिंदों की भित्ति से
क्या निकलता है, आलिंदों की भित्ति से एक रासायनिक पदार्थ निकलता है जिसका नाम है ANF निकलता है। ओके अच्छा, आलिंद क्या होते हैं, तो आलिंद कक्ष होते हैं, ऊपर वाले कक्ष हृदय के अंदर। आलिंदों की भित्ति से निकला इसलिए इसका नाम हो गया एट्रियोनेट्रियोरेटिक फैक्टर। एट्रिया शब्द आलिंद के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता होगा अगर आपने कभी हृदय को डिटेल से पढ़ा है तो। दिल की बातें अगर आपने की होगी तो आप जरूर जानते होंगे, है ना। हाँ, अब अपन ANF की बात करते हैं, एट्रियोनेट्रियोरेटिक फैक्टर। ये क्या काम करता है, ये वाहिका विस्फारक होता है। ये होता है भैया जी वाहिका विस्फारक। विस्फारक का मतलब क्या होता है कि ये ब्लड वेसल्स को ब्रॉड चौड़ा कर देता है। ऐसा केमिकल है, ऐसा पदार्थ है ये कि अगर ब्लड वेसल के अंदर आया, रक्त वाहिनी के अंदर आया तो उसको चौड़ा कर देगा। तो चौड़ा कर देगा तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वाहिका विस्फारक होता है और ये क्या काम करता है, रक्त वाहिनी का आयतन बढ़ा देता है। तो रक्त वाहिनी का आयतन क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। अगर ब्लड वेसल का आयतन बढ़ गया तो आप सोचो क्या होगा, एक नली है, इसमें से मान लो ब्लड जा रहा था, इस नली को आपने चौड़ा कर दिया तो बताओ ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा घटेगा। अब नली चौड़ी हुई है तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, रक्त वाहिनी का आयतन जैसे ही बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। अच्छा, बीपी कम हो गया मतलब क्या है, रक्त का प्रवाह है ना। तो यहाँ पर भी प्रवाह था, रक्त प्रवाह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कह सकते हैं अपन दूसरे शब्दों में, रक्त का प्रवाह कम हो गया। या अपन बोल देंगे GFR घट गई। GFR क्या हो गई, घट गई। तो देखो अपने सामने समस्या क्या थी, समस्या थी कि बीपी बढ़ रहा था, यानी कि रक्त का प्रवाह बढ़ रहा था, यानी कि अपना GFR बढ़ रहा था। और इसका रेगुलेशन, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जैसे ही बीपी बढ़ा तो ANF निकला, और ANF ने निकल करके काम क्या किया, इसने बीपी को घटा दिया, या रक्त प्रवाह घटा दिया, या GFR को घटा दिया। तो समस्या भी थी और समस्या का समाधान भी अपन के शरीर में ही मौजूद था। ओके, तो इसको कहते हैं ANF। तो एक बात समझ में आई, यहाँ पर आप ANF को तो समझ गए। इससे 2 मिनट पहले मैंने आपको RAAS समझाया था। RAAS में अपने सामने समस्या क्या आ रही थी, उसमें अपना बीपी बढ़ रहा था, यानी रक्त का प्रवाह बढ़ रहा था, यानी कि अपनी GFR बढ़ रही थी। तो GFR बढ़ रही थी RAS में, उस टाइम पे रेनिन निकल रहा था, और उस रेनिन ने जो कुछ किया लास्ट में चलते बीपी क्या हो गई, कम हो गई, बीपी कम हो गई, या फिर अपन बोल सकते हैं GFR क्या हो गई, कम हो गई। ओके, तो ANF बीपी बढ़ने पर निकलता है और रेनिन बीपी घटने पर निकलता है, ये आप समझ सकते हो। ओके, तो बीपी बढ़ती है उस टाइम पे RAS चलता है, और बीपी जब बढ़ती है उस टाइम पे ANF काम करता है अपना, और जब बीपी हमारे शरीर में कम हो जाती है उस टाइम पे RAS चलता है, और ये सिस्टम हमारे बीपी को रेगुलेट कर लेता है। ओके, तो अब आप समझ सकते हो कि ANF और RAS एक दूसरे के समान काम करके उल्टे काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक दूसरे के उल्टे काम कर रहे हैं। तो RAAS और ANF ये एक दूसरे के विरोधी होते हैं। इन दोनों में भैया जी 36 का आंकड़ा होता है, मतलब एक जो काम करता है दूसरा उसका उल्टा काम करता है। लेकिन ये नहीं कि शरीर को नुकसान पहुंचा रहे, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है। एक बीपी घटने पर बीपी को बढ़ाता है, एक बीपी बढ़ने पर बीपी को घटाता है, और हमारे शरीर के अंदर अवस्थाओं को रेगुलेट रखता है, हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए जो जरूरी होती है ना, उनको करता रखता है। तो आप सोचते हो फिर बीपी के पेशेंट आ रहे हैं, हाई बीपी लो बीपी, वो क्या है? अरे तो जिसका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाएगा उसके अंदर फिर कंडीशन आ जाएगी ना बीमारी वाली। आपकी और मेरे अंदर मान लो कंडीशन अभी नहीं है बीमारियों की, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बीपी कभी बढ़ता नहीं है, घटता नहीं होता है, ऐसा अपने अंदर भी होता है। लेकिन अपने अंदर जो सिस्टम चलता है ना, इसको रेगुलेट कर लेते हैं। लेकिन बहुत समय ये सिस्टम रेगुलेट नहीं हो पाते, तो फिर उनके अंदर ये समस्याएं देखने को मिलती है। आगे बात समझ में? तो ये आज हमने किडनी के कार्यों का नियमन समझा। क्लास थोड़ी बड़ी तो नहीं हुई है, लेकिन आगे अपने को जो पढ़ना है दैट इज अपन जो पढ़ेंगे मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। तो आगे की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि दोस्तों 3 चरणों में पूरी होती है। इसका पहला जो चरण होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा इसका चरण होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ये 3 चरण जो होते हैं ये काफ़ी प्रभावी रूप से काम करते हैं, और कितनी एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा हमारे खून से मूत्र को छान करके अलग कर दिया जाता है। तो ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म है जिसको अपन अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। और जब ये अपन डिस्कस कर लेंगे तो आखिर में हमारे पास बचेगा कि किडनी से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी होती है, किडनी खराब हो जाए तो किडनी का ट्रांसप्लांट करना चाहिए या कब हीमोडायलिसिस करनी चाहिए, ऐसी मुद्दों पर अपन आगे क्लास में चर्चा करेंगे। अच्छा, ये जो क्लास हुई, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी या समझ में आई होगी। आप इसके साथ के साथ नोट्स बना भी सकते हो, और या फिर आपको कोचिंग से नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप पर भी इस चैप्टर के नोट्स तो अवेलेबल है। रीट का जो सिलेबस दिया हुआ है, तो रीट के सिलेबस में चैप्टर पढ़ाया था, तो उसके नोट्स वहाँ पर अवेलेबल है PDF फॉर्म में। तो आप स्टडी मटेरियल में जाकर के ऐप से भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो इस क्लास को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली क्लास में मिलते हैं जल्दी ही इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।